हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका डिफेंस वाला के इस खूबसूरत मंच के ऊपर। मेरा नाम है राहुल परमार। आई हेड मास्टर्स इन ज्योग्राफी और मैं आपका ज्योग्राफी टीचर हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे ओशन साइंस के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी तक आपको आपके टीचर ने बताया होगा क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। उन्होंने आपको बताया होगा कि एटमॉस्फेयर कैसे बना, आपको बताया गया होगा कि तापमान कैसे आता इंसोलेशन के प्रभाव से। इंसोलेशन के अंदर एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव, इनके बारे में बताया गया होगा। उसके पश्चात आपको प्रेशर बेल्ट बताए होंगे। प्रेशर बेल्ट को कंप्लीट कराने के बाद हम डिस्कस करते हैं विंड्स के बारे में। आपको यह भी बताया गया होगा प्राइमरी सर्कुलेशन इन द नेम ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज एंड पोलार ईस्टर्लीज, इनके नाम से। साथ ही साथ हम लोगों ने यहां पर यह भी डिस्कस किया था कि सीजनल विंड्स क्या होते हैं, लोकल विंड्स क्या होते हैं, डायरनल विंड्स क्या होते हैं, सी ब्रीजेस, लैंड ब्रीजेस, माउंटेन ब्रीजेस, वैली ब्रीजेस, इनके बारे में आपको बताया गया होगा। इसके पश्चात हम आगे आते हैं और अगला टॉपिक एक डिस्कस करना होता है ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर कौन कौन से फॉर्म में मिलता है। ह्यूमिडिटी गैसियस फॉर्म में होता है, कंडेंसेशन बादलों के फॉर्म में, फोग के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में, फ्रोस्ट के फॉर्म में, कोहरे के फॉर्म में, ऐसा आपको बताया गया होगा। इसके पश्चात आप लोगों ने रेनफॉल डिस्कस किया होगा, प्रेसिपिटेशन। तो रेनफॉल में कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, आर्टिफिशियल रेनफॉल। रेनफॉल प्रेसिपिटेशन के दूसरे जो टाइप्स थे, इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, इन द फॉर्म ऑफ स्लीट, हेलस्टॉर्म, विर्गा, इनको डिस्कस करने के पश्चात आप लोगों ने पढ़ा होगा साइक्लोन, जिसमें टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन आपने जाने होंगे। और इन सभी का एक अप्लाइड फॉर्म पढ़ाया जाता है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर आपने इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सुडान सवाना टाइप क्लाइमेट, मानसून टाइप क्लाइमेट, इसके पश्चात आप लोगों ने डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, स्टेपिस्ट क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, लोरेशियन टाइप क्लाइमेट और टुंड्रा टाइप क्लाइमेट, इनके बारे में आप लोग को बताया होगा। और वहीं कोपेंस के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी बताए होंगे कि एक टाइप क्लाइमेट बताता है ट्रॉपिकल इलाके को, गर्म इलाके को, जहां पर आपको डेजर्ट्स मिल, जहां पर आपको सवाना मिल जाएगा, मानसून मिल जाएगा और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ए के बाद बी टाइप जो क्लाइमेट था, दैट स्पेसिफाई द डेजर्ट कंडीशन। सी टाइप क्लाइमेट वेस्टर्न मार्जिन को बताता है, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट के बारे में। डी टाइप क्लाइमेट थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट को बताता है, जिसके अंदर बोरियल फॉरेस्ट आते हैं। और ई टाइप क्लाइमेट एकदम टुंड्रा टाइप क्लाइमेट होता है। और एच टाइप क्लाइमेट अल्पाइन क्लाइमेट होता है, जो पहाड़ों के ऊपर पाया जाता है। इन सभी के बारे में आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया गया होगा। इस कक्षा के अंदर आप लोग पूर्ण रूप से जानेंगे समंदरों के बारे में। ओशंस होते क्या, ओशन का निर्माण कैसे होता है, ओशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये इस कक्षा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो तो चैट चालू होने का इंतजार में कर रहा था। शेल वी स्टार्ट ओशनोग्राफी? क्या आपको अभी तक क्लाइमेटोलॉजी क्लियर है जो आपको बताई गई है? क्लाइमेटोलॉजी के पश्चात हम ओशनोग्राफी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। सर, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स याद नहीं हो रहे, कुछ बताइए। देखिए, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स को याद करने के लिए आपको एक सफेद रंग का एक फोटोग्राफ दिया गया होगा, जहां पर सारे क्लाइमेटिक रीजन्स को बताया गया था। आप उनको वैसे के वैसे प्लॉट कर दो तो आपको लोकेशन लर्न हो जाएगी। और लोकेशन को लर्न करने के बाद अगर आप चाहो तो मैं बना देता हूं, मैं लिख दूं अगर लिखना है तो। मैं लिखूं यहां पर वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स? कोई बात नहीं, 2 मिनट का समय लगेगा, कर लेते हैं इसको। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स है ना? स्टॉप द पोल, प्लीज शो द आंसर। 93% वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स आपको बता रहा हूं। देखिए, जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया ना,
है ना, 0 to 10 डिग्री N एंड S। नॉर्थ और साउथ में दोनों तरफ ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं हॉट, वेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये एक प्रकार के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। फिर 10 से 30 के बीच में 30 डिग्री N और S दोनों तरफ आपको वेस्ट में मिलता है। यहां पर थोड़े इलाके में डेजर्ट्स, सवाना, जो एक प्रकार की ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। वो पूरब में मिल जाता आपको मॉनसून टाइप, ये आपको यहां मिल जाएगा। फिर इसके बाद 30 से 45 डिग्री N और S आपको वेस्टर्न साइड में मिलेगा। वार्म, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन, बीच में टेम्परेट ग्रासलैंड, स्टेपिस टाइप, और ईस्ट में चाइना टाइप। 45 से 60 के बीच में, है ना, आपको यहां पर मिलेगा वेस्ट में ब्रिटिश टाइप, बीच में साइबेरियन, जिनको बोरियल टाइप क्लाइमेट बोलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट और टेगा क्लाइमेट, और ईस्ट में आ जाएगा लोरेशियन टाइप क्लाइमेट, और सबसे ऊपर जो बचता है वो टुंड्रा है, पोलर क्लाइमेट। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? अब बताइए, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ये काफी मदद कर देगा आपकी, अगर आप ऐसा कैसे मेरे साथ ड्रॉ कर लोगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे बोलते हैं आपको हमेशा पता होना चाहिए, 0 से 10। वोट पोल चालू है, आगे चल रहा हूं मैं, उसमें पोल करा लूं। अरे यार, वोट कराना था, मैंने क्या करा दिया ये। वोट में एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं मैं कि आपको समझ में आ गया, ए विल बी द करेक्ट। आई एम सॉरी, वो मैंने वोट की जगह पोल करा दिया डायरेक्टली। टॉपिक टू बी कवर्ड टुडे, वी विल गोइंग टू कवर दी डीप सी फीचर्स के बारे में, ये आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ द ओशन, सबसे पहले कि समंदर का उपयोग, समंदर को हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडिंग द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, हम क्यों पढ़ते हैं। तो ओशन में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, इट कवर्स 71% पार्ट ऑफ द अर्थ। हमारे ग्लोब का 71% भाग पानी कवर करके रखता है।
तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है इन समंदरों के बारे में पढ़ना। आप सभी इस बात को समझिए, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कि जितने भी लोगों को तैरते नहीं आता है, एक बात ध्यान में रख लेना कि धरती के 71% भाग में पानी है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसे कैसे यूज करें। आप चाहो तो उसमें डूब सकते हैं, आप चाहो तो उसमें तैर सकते हैं। वो तैरने के लिए आपको एक स्किल तो आपके अंदर ये होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। तो इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं क्योंकि ये धरती का 71% भाग कवर करता है। इसको ऐसे समझ लो कि हम जिस जगह पर रहते हैं, इंसान बड़ा क्यूरियस है, वो सब कुछ जानना है उसको कि जहां पर वो है वो जगह सेफ है, अगर कोई जगह अनसेफ है तो उसका कारण क्या है। तो ये जो इलाका है, ये 71% पार्ट, इस 71% पार्ट में क्या है। धरती हमारा घर है, हमारी धरती के 71% भाग में क्या है ये हमें जानना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि इसके अंदर शार्क है, हमें ये जानना चाहिए इसके अंदर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, हमें ये जानना चाहिए कि यहां पर खाने लायक मछलियां है या नहीं। तो इस वजह से ये पढ़ना जरूरी होता 71% पार्ट को। दूसरा, फॉर द शेक ऑफ रिसोर्सेस, हम रिसोर्सेस के लिए समंदर को पढ़ते हैं। समंदर के अंदर ओशनिक डिपॉजिट्स होते हैं इन द नेम ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इन द नेम ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो ये नोड्यूल्स जो पाए जाते हैं ये उपयोग में आते हैं रिसोर्सेस के फॉर्म में, इसलिए हम पढ़ते हैं। तीसरा, नेविगेशन। दुनिया का 80% नेविगेशन जहाज के थ्रू होता है। दुनिया का 80% नेविगेशन जहाज के थ्रू होता है, और जहाज की एक एवरेज स्पीड होती है लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट में निकलती है बट मैंने कैलकुलेट करके बता देता हूं। 24 घंटे में जहाज दूरी तय करता लगभग 800 किलोमीटर की। 800 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो प्रतिदिन। ऐसे तय करते हुए महीनों के सफर के साथ वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक बहुत सारा रिसोर्स लेकर के जाता है। तो नेविगेशन मतलब परिवहन के लिए समंदर जरूरी हुए। फूड सिक्योरिटी, हमारी फूड डिमांड को पूरा करने के लिए आपको मछली खाना है, उसलिए समंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द ओशन, हम टाइड्स के फॉर्म में समंदर से एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे टाइडल प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में बना हुआ है, टाइडल प्रोजेक्ट अंडमान एंड निकोबार में बना हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि इससे एनर्जी जनरेट होती है समंदर से। इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। ओशन जो होता है जमीन के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। मैंने आपको जब ओशन क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाई थी तो वहां पर एक पॉइंट बताया था कि जो मुंबई है वहां का तापमान ना तो ज्यादा बढ़ता ना ज्यादा घटता। कारण क्या? वो समंदर के किनारे के पास है। तो समंदर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, इट एक्ट एज ए कार्बन सिंक। दुनिया की 50% से ज्यादा कार्बन अकेला समंदर अपने अंदर लेता है। मतलब जो हम सोचते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, एट द मीन टाइम समंदर बगल में कॉर्नर में बैठ करके हंस रहा होता है कि भूल गए मुझे, क्योंकि समंदर दुनिया का 50% कार्बन को एब्जॉर्ब करता, कर्ब करता उसको। तो ये ओशन का इंपॉर्टेंस हुआ। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंस ऑफ द ओशन। ओके, एक एक पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है समंदर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सर कार्बन सिंक करता क्या है? कार्बन को समंदर के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक प्लांट एनिमल, ये कार्बन को इंटेक कर लेते हैं। तो ये ऐसे काम करता। फॉर्मेशन ऑफ द ओशन, ओशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो ओशन के फॉर्मेशन की सबसे पहली प्रक्रिया डीगेसिंग। हम सब जानते हैं कि शुरुआत में धरती के पास क्या थे? वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म की वजह से गैसेस, वाटर वेपर निकलता था। फिर हुआ कंडेंसेशन, फिर हुआ रेनफॉल एंड गड्ढों में जब पानी इकट्ठा हुआ, ये जो गड्ढे हैं इन गड्ढों के अंदर जब पानी इकट्ठा हुआ तो यहां से निर्माण हुआ समंदर का। जब ये रेनफॉल हुई तो इन गड्ढों के अंदर ओशन फॉर्म। बहुत सिंपल प्रक्रिया समंदर के बनने की। ज्वालामुखी फटी, गैसेस वाटर वेपर बाहर आए, कंडेंसेशन हुआ, रेनफॉल हुई, गड्ढों में पानी भर गया।
क्यूमुलस क्लाउड इन द फोटो, बिल्कुल सही, विथ अ फ्लैट बेस हिप शेप्ड। आई बात समझ में? समंदर बने कैसे सर? इतनी कितनी रेनफॉल हुई थी? कंटिन्यूस रेनफॉल हुई थी, कंटिन्यूस कार्बन धुलती रही, कंटिन्यूस रेनफॉल होती रही, धरती के ऊपर कॉमेट्स गिरते रहे। ओके, अब दुनिया के अंदर 5 सबसे बड़े महासागर हैं जो हम पढ़ते हैं। दुनिया के अंदर 5 महासागर हैं। कौन कौन से? सबसे बड़े सागर का नाम है, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन, जो दोनों तरफ है ना। तो लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। दूसरा आ जाता अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन एस शेप में बना हुआ है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि कौन सा ओशन है जो एस शेप में बना है? अटलांटिक ओशन इन एस शेप। थर्ड पर जाता इंडियन ओशन, फोर्थ पर आ जाता आर्कटिक, और फिफ्थ पे, फोर्थ पर जाता अंटार्कटिक, फिफ्थ पे आर्कटिक ओशन। ये 5 सागर है। सबसे पहले नंबर पर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन और आर्कटिक ओशन। अंटार्कटिक को सदर्न ओशन भी बोलते हैं, दक्षिणतम महासागर। राइट? पांच ओशन के नाम हुए। चलिए अब बात करते हैं वाटर इंडेक्स के बारे में। वाटर इंडेक्स का मतलब आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, बट मैं फिर भी यहां पर आपको चाहता हूं कि हल्का एक आइडिया हो। जब पानी का एक ग्लास आप ढोलो ना, तो आपको पता हो कि उस पानी की कीमत क्या है। देखिए, दुनिया में जितना भी पानी है, उस दुनिया के सारे पानी को अगर आप 100% मान लो, तो उस 100 का 97.25%, 97.25, 97% भाग समंदर के अंदर आता अकेला। दूसरा आइस केप्स, 2% भाग आइस केप्स के अंदर आता। आइस केप्स का मतलब क्या होता है सर? आइस केप्स का सिंपल मतलब आपका होता है बर्फ जो जमी हुई है। तो आइस केप्स के अंदर कितना पानी आता? 2.01%, जो ग्रीनलैंड के अंदर भी रुका हुआ पानी है ना। तो आइस केप्स, फिर और ग्लेशियर के अंदर ही आ जाता है। ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर कितना पानी मौजूद है? 0.68%। आप समझ रहे हो, नदियों से ज्यादा पानी जो जमीन के अंदर है, तो 0.68% जमीन के अंदर मौजूद है ग्राउंड वाटर। तालाबों के अंदर कितना पानी है? तो 0.1%, 0.01% इतना पानी तालाबों के अंदर भरा हुआ है। दुनिया में तालाबों के अंदर नदी से ज्यादा पानी है, तो 0.01%। सोइल मॉइस्चर, जो मॉइस्चर है मिट्टी के अंदर, वो मॉइस्चर कितना है? तो सोइल मॉइस्चर है 0.005%, 0.005%। इतना पानी आपको देखने को मिलेगा सोइल मॉइस्चर के अंदर। ये पॉइंट याद रहेगा आपको। सोइल मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? दलदल। दलदल मतलब जहां जहां भी नदियों के किनारे, नदियों के साइड वाले हिस्से, समंदर का सराउंडिंग एरिया, तो इस इलाके के अंदर आ जाता सोइल मॉइस्चर 0.005%। एटमॉस्फेयर के अंदर बादलों के फॉर्म में 0.001%। बहती हुई नदियों के अंदर कितना कम पानी है? 0.0001%। इतना पानी बहती नदियों के अंदर। और बायोस्फीयर में कितना? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है 0.4%। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब आप और हमारी बॉडी के अंदर, पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर, ये सारा पानी ये बायोस्फीयर में आता है, जो 0.4% है। ठीक है, रटना नहीं है, बट याद रखो कि नदी का पानी बाकी के कंपेयर में कितना कम है। और इसमें कहीं भी ये डेटा ऐसा नहीं है कि जो गलत है। ये एनसीईआरटी के 13वें चैप्टर से लिया गया डेटा है, द वाटर, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास। बायोस्फीयर मींस जिंदा चीजें। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा वाटर साइकिल के बारे में जान लो। वाटर साइकिल मतलब कि आपने इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन ये पढ़े हैं। अब इसका कैसे होता है सीन, थोड़ा सा जान लो।
ये जमीन है, ये समंदर है। जमीन से जो पानी, समंदर से जो पानी भाप बन के इवापोरेट होता है, दैट इज 86%। और जमीन के इसके ऊपर से, लैंड के ऊपर से जो पानी भाप बन के इवापोरेट होता है, दैट इज 14%। 86 है, 84 है, 84% है, सॉरी। एट्टी 84% पानी जमीन के ऊपर से इवापोरेट होता है, 16% पानी, 86% पानी पानी के ऊपर से इवापोरेट होता है, ये समंदर के ऊपर से, और 14% जमीन के ऊपर से होता है। ये समझ में आया? 86% पानी ओशन के ऊपर से भाप बन के उड़ता है, 14% पानी आपका जमीन के ऊपर से उड़ता है। एटमॉस्फेयर में कितना हो चुका? 14 + 18 100%। 84 + 16 कितना हो गया? 100%। अब बारी आई बरसने की, अब बारी आई बरसात की। तो जब बरसात की बारी आई तो समंदर के ऊपर गिरता है 77% पानी, और जमीन के ऊपर गिरता है 23% पानी। इतना जमीन के ऊपर गिरता है। समंदर के ऊपर कितना गिरा? 77%। जमीन के ऊपर कितना गिरा? 23%। अब आप ये देखो कि जमीन से उठा था 16 पर गिरा कितना? 23। एक्स्ट्रा कितना जमीन के ऊपर? जमीन के ऊपर एक्स्ट्रा कितना है? जमीन के ऊपर से उड़ा था 23 बट गिरा, उड़ा था 16 बट गिरा 23, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 7%। वेरी गुड सर, एक्स्ट्रा हुआ 7%। और ये एक्स्ट्रा 7% पानी है, ये हर साल नदियों के थ्रू जाता है। जो आपने रिवर क्रोनोलॉजी पढ़ी थी ना, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, उस स्टेज से हर साल रन ऑफ होता 7% पानी का। मतलब सर 7% एक्स्ट्रा जमीन पर क्यों गिरा? क्योंकि जमीन जो होती है गर्म जल्दी होती है, लो प्रेशर बनता है, तो लो प्रेशर बनते ही इस समंदर के हाई प्रेशर की तरफ से बादल इधर जाते ज्यादा और इधर गिराते ज्यादा है। आई बात समझ में? तो जो एक्स्ट्रा 7% है एवरी ईयर, दैट कम अप विद द रिवर्स। क्लियर हुआ कि एक्स्ट्रा 7% एवरी ईयर रन ऑफ करके जाता है जमीन की तरफ। इसी की वजह से नदियां चलती है, बैलेंस बना रहता है। इसी को हम बोलते हैं ओशन में कितना पानी है, फिर क्या दिक्कत है? अगर वो खारा भी है तो वेपराइजेशन से उसे पूरे भी प्योर भी तो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना सर। फिर किस तरह का पानी की शॉर्टेज है? ग्रासलैंड और ग्रीनलैंड में डिफरेंस क्या है? ग्रासलैंड का मतलब होता है घास के मैदान, और ग्रीनलैंड जो है ना एक नेम है, एक पॉलिटिकल नेम दिया गया है। जो किसको नाम दिया गया? दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड को नाम दिया गया ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड एक जगह है, ग्रासलैंड एक इलाके को बोलते हैं। ग्रीनलैंड इज अ रियल प्लेस। ग्रासलैंड कहीं भी हो सकता है, पर ग्रीनलैंड एक जगह ही रहेगा। अब बात आई कि सर इतना पानी जब है तो हम इस पानी को वेपराइज करके क्लीन वाटर क्यों नहीं बना सकते? अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये जारी एक नदी है ना, इस नदी के पास से 7% पानी जाकर के समंदर में मिल रहा है। अब हमने क्या किया, यहां पे बना लिया डैम। एक तरीका है, जैसे आपने डैम बनाया तो ये 7% एक्स्ट्रा पानी इसमें ना जाते हुए कहां इकट्ठा हो गया? जमीन पर इकट्ठा हो गया। बोलो हां। ये नदी सीधी थी, द रिवर वॉज स्ट्रेट, बट सामने समंदर से पहले हमने डैम बनाया और उस बरसात के पानी को, उस मीठे पानी को रोक लिया। जब मीठे पानी को रोका तो क्या देखा हमने? मीठे पानी को रोका तो ये नोटिस किया कि इस इलाके में कई सारे
ये एक डैम है, इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्वायर है, इसका नाम है इंदिरा गांधी सागर डैम, नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। बाण सागर है ये तो। ये है, ये लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी सागर डैम। इसको जूम करो। जब डैम नहीं था, नदी सीधी जा रही थी नदी। अब यहां पर जब डैम बना तो इतने सारे गांव थे जो डूब गए, आज भी गांव के नाम आते हैं। यह है नीरगुदिया, गुल्लास, नागपुर माफी, बिजलपुर माफी, ये सारे के सारे गांव थे जो अब जलमग्न हो चुके, डूब में आते। थोड़ा सा समय के पीछे चलते, ये आज का फोटो है ना, इसको पीछे लेकर के जा रहा हूं मैं सन 2000 में। सन 2000 में तो बन चुका था वैसे। 2002 में बना था। अब देखो, ये आपको वो सारे गांव वैसे के वैसे दिखाई दे रहे, इंदिरा गांधी सागर का कोई नामो निशान नहीं, नदी खाली दिख रही, नर्मदा। ये आ गया डैम, पानी इकट्ठा हो गया। पहले पानी नहीं था, जैसे हम सालों के साथ आगे बढ़े पानी इकट्ठा हुआ, और जब पानी इकट्ठा हुआ तो वो सारे गांव गए डूब में। अब ये लोग कहां जाएंगे? आपने डैम तो बना दिया, डैम बना दिया, पानी रुक गया, मीठा पानी इकट्ठा हो गया, बट ये लोग कहां जाएंगे? आप पानी तो दुनिया में सबसे ज्यादा है, बट उससे कम है जमीन, तो आप पानी से जमीन को नहीं ढक सकते। समझ में आ रहा? पानी से आप जमीन को नहीं ढक सकते, और जब आप पानी को जमीन से ढकने जाओगे तो ये गांव डूबेंगे, ये गांव डूबेंगे। अब जब ये डूब में जाएगा, ये गांव डूबे है ना। अरे ये गूगल मैप की वो दिक्कत है थोड़ी सी। गांव डूबे है ना। अब इन गांव वालों को मिलेगा पैसा, है ना। ये जितने भी गांव है, नागपुर मासी, गुल्लास, इन सभी को मिलेगा पैसा। अब ये पैसे को लेकर के क्या करेंगे? एक एक रुपया जो इनको मिलेगा, उस रुपये को लेकर के कहां जाएंगे? शहरों की तरफ। इंदौर भोपाल दोनों के बीच में ही, तो इंदौर की तरफ मूवमेंट करेंगे, भोपाल की तरफ मूवमेंट करेंगे, उज्जैन की तरफ मूवमेंट करेंगे। उससे क्या होगा? टीयर 2 सिटीज के अंदर पॉपुलेशन बर्डन बढ़ेगा, जितने भी शिक्षा के साधन थे उनमें कमी आएगी, जितने की हॉस्पिटैलिटी थी सब में कमी आएगी, सड़क जाम के थ्रू भरे रहेंगे, व्यवस्था बिगड़ी आपकी। क्यों? क्योंकि आपने कई लाख लोगों का घर डुबा दिया और उनको दे दी जगह। शहरों की तरफ मूवमेंट करेंगे ना, फिर इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट चलाएगी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, कि उनको उन्हीं के इलाके में ऐसी जगह बना दो कि जहां पर उनके काम हो जाए और उनको इधर मूवमेंट करके नहीं आना पड़े। तो यह भी उतना ही कॉम्प्लिकेशन है, इससे कम कॉम्प्लिकेशन है पानी को बचाना। तो पानी को बचाना आसान होता है। क्लियर हुआ ये? अब आ जाते हैं हम ओशन के रिलीफ फीचर के ऊपर। मुझे एक बात बताइए, मैंने जो भी पॉइंट आपको बताया वाटर इंडेक्स का, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ओशनोग्राफी कंपैरेटिवली इजी लग रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं
ओशन रिलीफ फीचर के बारे में कि समंदर के अंदर कौन कौन से रिलीफ फीचर हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं सी सरहदें। देखिए, पहले ना ऐसा समझा जाता था कि समंदर जितने भी होते हैं, सुन रहे हो मेरी बात, पहले ऐसा माना जाता था कि जितने भी समंदर होते हैं वो सारे के सारे समंदर टप की तरह होंगे कि जैसे आपने पांव रखा और गायब, ऐसे मैंने माना जाता था पहले। बट जब एक समय आया जब सबमरीन्स चली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और जब सबमरीन अंदर गई समंदर के, तो उन्होंने देखा कि यहां की टोपोग्राफी तो जमीन के कंपेयर में ज्यादा है। फिर यहां से शुरू हुई ओशन साइंस की स्टडी, ओशन अंडर वाटर टोपोग्राफी की। स्कूबा डाइविंग हुई, फ्रॉगमैन कूदे, पानी के अंदर गए और वहां जाकर के उन्होंने उसकी स्टडी करी। अब उसके आधार पर उन्होंने कई सारे हिस्से बताए। कौन कौन से, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो समंदर के अंदर डूबा है बट उसका स्लोप काफी कम है, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कहां से कहां तक का, ये बस इतना समंदर का वो हिस्सा, जमीन का वो हिस्सा जो समंदर के अंदर डूबा हुआ है और जहां पर गहराई कम है, दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर ये हिस्सा, दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ब्रेक, इसे कॉन्टिनेंटल ब्रेक बोलते हैं। फिर यहां से लेकर के सीधा गहराई का हिस्सा यहां तक जो शार्प ढलान आपको दिखाई दे रही, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर यहां पर ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ना, बाकी के समंदर का तल यहां से लेकर यहां तक सीधा है, बट ये दोनों तरफ आपको ये हल्का उभरा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा, कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ये क्या होता है कि अगर किनारे पर कोई बड़ी नदी है, लाइक गंगा, लाइक ब्रह्मपुत्रा, तो इनकी मिट्टी आकर के यहां गिरती जाती है और यहां पर जो फुटहिल होता है, हिल का जो फुट होता है, वहां पर वो इकट्ठा हो जाता है सेडिमेंट, तो इसको राइज बोलते हैं। फिर यहां से लेकर के तो ये यहां तक, ये जो पूरा हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं, डीप सी प्लेन या अबाइसल प्लेन। क्या बोलते हैं, ये यहां से लेकर वहां तक का जो हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं अबाइसल प्लेन्स या फिर डीप सी प्लेन्स। समंदर का 75% भाग ये अबाइसल प्लेन कवर करके रखता है।
ठीक है। फिर समंदर के अंदर एक गहरे पॉइंट, जैसे जमीन के ऊपर खाइयां होती, समंदर में भी गहरे पॉइंट होते, उन्हें क्या बोलते? इन्हें हम बोलते ट्रेंच। इसे ट्रेंच बोलते, जो खाइयां होती समंदर के अंदर। समंदर के अंदर ऐसे हिस्से भी होते हैं जहां से लावा निकल के बाहर आता है, इन्हें क्या बोलते? मिड ओशियनिक रिजेस के नाम से इसको जाना जाता है। ये वाला जो हिस्सा है, जो उभरा हुआ पॉइंट है, इसे हम बोलते सी माउंट। क्या बोलते हैं इसको? सी माउंट। और ये जो फ्लैट टॉप टोपोग्राफी होती है, जो माउंटेन की तरह होता है पर उसका टॉप एकदम फ्लैट होता है, इसे एक नाम दिया जाता ग्योट्स। दीज आर दी माइनर रिलीफ फीचर जो कि आपके अबाइसल प्लेन के ऊपर पाए जाते हैं। फिर ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल राइस, ये हो गया स्लोप, ये हो गया शेल्फ, ये हो गया ब्रेक, और ये समंदर का दूसरा किनारा आ गया। पहले किनारे से आपने समंदर के अंदर चलना शुरू किया था और अब आप दूसरे किनारे की तरफ आ चुके हो। आप चाहो तो इसको अच्छे ढंग से यहां से भी बना सकते हो। ये लो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइस, ये पूरा फ्लैट अबाइसल प्लेन, ट्रेंच, ओशियनिक रिज, फिर इधर कॉन्टिनेंटल मार्जिन, फिर चालू हो जाएगी दूसरे छोर की समंदर के। अब इसको अगर अटलांटिक ओशन मानो तो ये आपका अफ्रीका हो गया और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। इसको मान लो अटलांटिक। ये दो किनारे हो गए, ये ईस्टर्न मार्जिन हो गए बेटा, ये हो गया वेस्टर्न मार्जिन। क्लियर हुआ? समंदर का तल बता रहा हूं पूरा। सर आपने कभी मेहंदी हसन जी को सुना? बिल्कुल सुना बेटा, बिल्कुल सुना है, क्यों नहीं सुना होगा? मेरा वाला देखना, ये वाला देख लो, ये भी ऐसा है। इसको वेस्ट ले लो, अफ्रीका लिख लो, है ना? ये वेस्ट हो गया तो ये हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका, ये सब इधर वेस्ट में आएंगे। ईस्ट में क्या आएगा? यूरोप, अफ्रीका, ये ईस्ट में आ जाएंगे बस। जाट सिंह, शुक्रिया बेटा। ठीक है, चलो। तो बेस्ड ऑन साइज सी प्लेन्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, है ना। पहला मेजर सी फीचर्स में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइस, मिड ओशनिक रिज और अबाइसल प्लेन। ये बड़े बड़े फीचर्स है जो बड़े बड़े पर आते हैं। मिड ओशनिक रिज अपने आप में काफी बड़ा है। दूसरा आ जाएगा माइनर सी फीचर्स। माइनर सी फीचर्स के अंदर क्या आ जाते हैं? ट्रेंचेस, सी माउंट, सी हिल, ग्योट्स, आइलैंड और सबमरीन कैनियन। सबमरीन कैनियन क्या होता है अभी मैं बता दूंगा आपको। केनियन तो जान रहे हो ना? सर अटलांटिक क्यों मान रहे हो? ले, दूसरा मान लेते हैं, ये है पैसिफिक। अब ये सब कट जाएगा। ये पैसिफिक है तो ये पॉइंट आपका जो बनेगा ये वेस्ट है ना। तो वेस्ट में आपका बनेगा चाइना, जापान, और ईस्ट में आपका बनेगा
नॉर्थ अमेरिका, ये उसके ईस्ट में आएगा। ठीक है, समंदर का ईस्ट बोल रहा हूं मैं, समंदर पड़ रहा है, अब हम पानी है ना, किसी का भी ले लो, इंडियन ओशन मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, पढ़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जी गुरुजी। चलिए अब एक एक करके देखते हैं, इसको आराम से पढ़ते हैं, है ना। द कॉन्टिनेंटल मार्जिन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? द कॉन्टिनेंटल मार्जिन सबमर्ज्ड अंडर द ओशन विद द एवरेज डेप्थ ऑफ 100 फेथम, लगभग 100 फेथम। 1 फेथम इज इक्वल टू 1.8 मीटर, तो 100 फेथम इज इक्वल टू 180 मीटर, लगभग 200 मीटर की गहराई तक ही आपको देखने को मिलता है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो कि समंदर के अंदर होता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो कि समंदर के अंदर होता है और इसकी डेप्थ होती है 180 फेथम तक। दूसरा पॉइंट आ जाता स्लोपिंग एंगल, तो इस इलाके का स्लोपिंग एंगल 1 से 2 डिग्री होता बेटा, मतलब ज्यादा गहरा नहीं होता, 1 से 2 डिग्री। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैज थिकनेस ऑफ वेरियस सेडिमेंट, यहां पर सेडिमेंट आते समुद्र की लहरों से, सेडिमेंट आते नदियों के एंड से। मैंने आपको बताया था ना, रिवर का यूनियन पॉइंट यानी डेल्टा एस्चुरीज यही बनते, ठीक है, तो वो ऐसे बनता है। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैज थिकनेस ऑफ वेरियस सेडिमेंट, ऑन एन एवरेज द विड्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज 80 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर की होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना, वो एवरेज है उसकी। बट कॉन्टिनेंटल शेल्फ उन सारे इलाकों में नैरो होती है जहां पर किनारे पर माउंटेन्स पाए जाते हैं, जहां किनारे पर मैदान पाए जाते हैं, लाइक साइबेरियन प्लेन। अभी साइबेरिया के प्लेन्स हमने पढ़े थे ना, साइबेरियन प्लेन्स हमने पढ़े थे ना, तो साइबेरियन प्लेन्स जो होते अगर ऐसे इलाके तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ा होगा। देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर नेरो वेयर हाई माउंटेन्स आर सिचुएटेड एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर वाइडर वेयर प्लेन्स आर सिचुएटेड। देखो ये एंडीज के पहाड़ है, दुनिया के सबसे लंबे पहाड़, है ना। तो पैसिफिक ओशन की कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखो कितनी नेरो है, कितने पास में खत्म हो रही है। ये व्हाइट व्हाइट वाला सेपरेशन समंदर में आपको दिख रहा हो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कितनी जल्दी खत्म हो रही, क्यों? क्योंकि किनारे पर पहाड़ है। वहीं आप साइबेरिया के मैदानों को देखो, किनारे पर मैदान है, ये साइबेरिया पूरा। अब किनारे पर मैदान होने की वजह से इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखो कितनी चौड़ी जा रही है, यहां तक आ रही है। डिसमिस, ये देखो इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखो कितनी चौड़ी है। आई बात समझ में? क्योंकि किनारे पर मैदान है और जहां किनारे पर पहाड़ थे वहां की कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखो, ये पहाड़ होने की वजह से, पहाड़ होते तो कंप्रेशन होता, शेल्फ छोटी होती है, ठीक है। ये यहां पर दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, समंदर का वो हिस्सा जो सबसे कम डूबा हुआ, ठीक है, और ये गहराई वाला आ जाएगा। अब इंडिया की कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर लेते हैं। तो भारत की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये वेस्ट इंडिया की वो ज्यादा है और ईस्टर्न पार्ट की कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो है। कारण क्या गुरुजी? कारण यह है बेटा कि आप सभी लोगों को जब मैंने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी तो एक बात बताई थी कि भारत की वेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ टूट के समंदर में अंदर धसी है। ये बताया था मैंने कि भारत की वेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ टूट के समंदर में अंदर गई है, और टूट के अंदर गई है, ये रिट्रीटिंग कोस्ट है, इसलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ बढ़ गई। भारत की वेस्ट कोस्ट टूट के अंदर गई थी ना, डाउन वार्पिंग हुई थी, इस वजह से इसका रिट्रीटिंग पार्ट बढ़ गया। ठीक है, अब आ जाएगा इसका सिग्निफिकेंट। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक ऐसा इलाका होता है जहां सूरज की किरण पर्याप्त गिरती है, गहरा कम होता ना इसलिए, तो इस वजह से सारी मछलियां, सारे पेड़ पौधे यही लगते। तो ये एक फोटिक जोन होता, समंदर के अंदर दो जोन बनते, एक फोटिक जोन
और एक होता अफोटिक जोन। एफोटिक जोन जो होता है, अफोटिक जोन, दैट इज द मिडनाइट जोन। वहां अंधेरा ही अंधेरा रहता है, क्योंकि सूरज की किरण 200 मीटर के बाद पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इसके ऊपर ऊपर का ये इलाका है जहां पर सूरज की किरण बराबर मात्रा में गिर पाती थी, ये फोटिक जोन होता है। इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में रिच होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मछलियां मिलती, पेड़ पौधे मिलते, इसी वजह से फोसिल्स भी यहीं पाए जाते हैं। फोसिल्स की वजह से जितनी भी ज्यादा हम, जो आपको याद है ना, ऑयल स्पिल लगती है ना समंदर के अंदर, तेल निकालते, जैसे बॉम्बे हाई, बॉम्बे से ऑफशोर थोड़ा सा दूर समंदर के अंदर, जैसे गल्फ ऑफ क्या नाम इसका, रेड सी हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, अडन, ओमान, अडन, पर्शियन गल्फ, ये जो है ना, इन इलाकों के अंदर हमने सबने क्या देखा कि तेल निकलता। तेल कहां से निकलता? तेल निकलता समंदर की कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो यहीं मरेंगे और यहीं बन के वो फोसिल फ्यूल में कन्वर्ट होंगे, इसलिए सारा तेल यहीं से निकाला जाता कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। बताओ, ये इसका सिग्निफिकेंट हो गया, इसका यूज हो गया। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी ओर से आपको बहुत आशीर्वाद बेटा। गॉड ब्लेस यू। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये याद रखना, अगर कोई भी पूछे ना तेल कहां से निकलता है, एक बार फिर से करूं, देखो, जितना भी धरती का तेल होता ना वो यहीं से निकलता है, ये इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। क्यों? क्योंकि इसकी गहराई कम होती है ना, तो सनशाइन आ पाती है, सूरज की किरण आने की वजह से यहां पौधे लग जाते, पौधे लग जाते तो मछलियां आ जाती, और वो पौधे, वो मछलियां सब यहीं मरते थे, यहां फोसिल बनता है। वो फोसिल की वजह से पेट्रोल सारा यहीं से निकलता है, पेट्रोल सारा का सारा हम यहीं से निकालते हैं। दैट क्लियर हुआ? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। अब आ जाएगा कॉन्टिनेंटल ब्रेक। कॉन्टिनेंटल ब्रेक क्या होता है? ये हुई आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये हुई कॉन्टिनेंटल स्लोप, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ब्रेक। इन दोनों के बीच का, शेल्फ और स्लोप के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल ब्रेक। आगे बढ़ते, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है? ये हुआ शेल्फ, ये हुआ ब्रेक, और ये हुआ स्लोप। अब आप देखो, केनियन को हम पढ़ के आए, याद है किसी को? केनियन पढ़ के आए हम सभी लोग? हाँ जी सर, पढ़ के आए। कहां पढ़ी थी हमने? जब आपने सर हमको रिवर टोपोग्राफी बताई थी तो केनियन गोर्ज और वी शेप्ड वैली के बारे में बताया था कि जो खाइयां होती है उन्हें हम केनियन बोलते हैं, लाइक कोलोराडो केनियन। तो वैसे ही समंदर के अंदर जो खाइयां बनी होती है उन्हें हम सबमरीन केनियन बोलते हैं, डूबी हुई खाई, सबमरीन केनियन। ये देखो ना, ये किसी बड़ी नदी के मुहाने पर बन सकती है इरोजन की वजह से। हडसन केनियन इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, अटलांटिक के अंदर हडसन केनियन। सर असम में ओशन नहीं है तो फ्यूल कहां से? अरे यार, राजस्थान से भी निकलता, गुजरात से भी निकलता है, ऐसे तो ये यहां से भी निकलता, कृष्णा गोदावरी बेसिन से। ऐसा नहीं है, देखिए मैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ का बता रहा हूं कि वहां से निकलता है। दूसरी जगह जहां जहां से निकलता, हर जगह फोसिल ही कारण है, भले वो आसाम है फिर, या फिर वो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, डजेंट मैटर, बट फोसिल ही कारण है। यहां पर भी फोसिल फ्यूल रहे होंगे, ब्रह्मपुत्र जैसी नदी है वहां पर। ओके, तो इट इज स्टीपर स्लोप, यहां पर स्लोप काफी स्टीप होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से डीप सी प्लेन का कनेक्शन ये करवा के देता है। ग्रेडियंट यहां पर काफी ज्यादा होता, ढाल बहुत ज्यादा होती है। ये 200 किलोमीटर की गहराई से शुरू होता है, जो लगभग 3500 किलोमीटर तक जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। सबमरीन केनियन इन्हीं के ऊपर होती, लाइक हडसन केनियन। आपको ये देखो ना, कॉन्टिनेंटल राइज दिखाई दे रहा है, ये उभरे हुआ हिस्सा, ये क्यों है? क्योंकि मिट्टी यहां ला करके जमा हो जाती है, तो दैट इज कॉन्टिनेंटल राइज। क्लियर? एक मिनट में आया।
क्लियर हुआ सबमरीन कैनियन तक? हाँ, मैं आज इसको रोक रहा हूं। अब ये जो डीप सी फीचर्स और ये है ना, ये हम अगली क्लास से जान लेंगे। आई एम स्टॉपिंग द क्लास जस्ट बिकॉज कि डेटा बहुत ज्यादा हो रहा और मैं नहीं चाहता कि ओशनोग्राफी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही चले जाए। यहां तक याद रखिए बस। आज आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ बताया, मेरे पास समय है, मेरे पास क्लास है, मैं उसको अच्छे से यूज करूंगा। मुझे कोई शौक नहीं कि आपको मतलब ये जब डाइजेस्ट ना हो तब आपके ऊपर बॉम्बार्डिंग कराऊं। अच्छे से आप लोग पढ़ो। अगली क्लास राज की है क्या? मेरी ओर से उसे प्यार देना कि राहुल सर ने ऐसे किया है और ये बोला है कि अभी भी फॉर्म भर सकता है सीडीएस का। सीडीएस का फॉर्म भर के फटाक से ज्योग्राफी की क्लास में जाए। कल विक्रांत में पहला लेक्चर है, बोलना मेरा। ठीक है, आज हमने वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ लिए, आप आराम से उनको कंप्लीट कर लो, फिर अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सर, एनडीए के लिए कोई एक मोटिवेशनल पॉइंट बता दीजिए। सबसे बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट है कि अनुज यादव को या तो लेफ्टिनेंट अनुज यादव, सब लेफ्टिनेंट अनुज यादव या फ्लाइंग ऑफिसर अनुज यादव के नाम से जान लो, या फिर मात्र अनुज यादव के नाम से जान लो। आपका ओरा, आपका रुतबा ये एनडीए डिसाइड करेगा कि अनुज ही रहना है या लेफ्टिनेंट अनुज कहलाना है। दिस इज द मोटिवेशन फॉर यू। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद एंड जय भारत।